हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का ये सेकंड पेपर है और टॉपिक है राजनीतिक विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हालांकि ये टॉपिक एमए के सेकंड सेमेस्टर में भी है, बीए थर्ड ईयर में भी है और बाकी आप देख सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस में है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो राजनीतिक विकास पे पहुंचने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये क्या है और क्यों हमको अध्ययन करना है इसका। तो जो राजनीतिक विकास है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये एक विचारधारा है, बहुत नई नहीं है, लेकिन ये जो प्रचलन में आया वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और 1960 के दशक में जो है इस पे कार्य प्रारंभ हुआ। राजनीतिक विकास इसलिए आया अस्तित्व में कि ये देखना था कि राजनीतिक विकास हम किसे कहेंगे, कैसे हम कहेंगे कि किसी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए किसी राज्य में, किसी देश में, कि हम कह सकते हैं कि वहाँ का राजनीतिक विकास हो चुका है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से देश जो है नए नए स्वतंत्र हुए थे, तो राजनीतिक विकास का क्या मानदंड हो, कैसे समझा जाएगा कि कौन से राज्य या देश में राजनीतिक विकास हो चुका है और कहाँ पे नहीं हुआ है। तो राजनीतिक विकास को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं प्रचलन में आई। मुख्य विचारकों की बात करें तो इसमें लुशियन पाई हैं, आमंड हैं, कोलमैन है, रिक्स हैं, माइनर विनर हैं। राजनीतिक विकास की अवधारणा के संबंध में सिद्धांत निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 1960 से माना जाता है, जब आमंड और कोलमैन की पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया प्रकाशित हुई। राजनीतिक विकास की अवधारणा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। यहाँ सबका मत मैंने लिखा नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण से जोड़ के देखते हैं, तो कुछ लोग जो है आर्थिक विकास को राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग राजनीतिक विकास को लोकतंत्र से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग इसको औद्योगिकरण से जोड़ करके देखते हैं। तो अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से इसकी जो है संकल्पना देते हैं। लेकिन लुशियन पाई जो इसमें बहुत डिटेल में अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, वो इन सभी विचारधाराओं का अपने तर्कों के आधार पे खंडन करते हैं और फिर लुशियन पाई अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और इसमें ये राजनीतिक विकास की 3 प्रमुख विशेषताएं या लक्षण बताते हैं। वो 3 विशेषताएं क्या हैं? समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण। अब इनका मीनिंग क्या होता है कि कैसे हम जानेंगे कि कोई जो देश है या राज्य है वो वहाँ पे राजनीतिक विकास हो चुका है। तो उस राज्य या देश में ये 3 विशेषताएं होनी चाहिए जिसके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस देश या राज्य में राजनीतिक विकास हुआ है कि नहीं। तो समानता से लुशियन पाई का तात्पर्य है कि नागरिकों का वहाँ की सार्वजनिक व्यवस्था में क्या हो, भागीदारी हो, यानी जो भी वहाँ पे सार्वजनिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्या हो, नागरिकों की भागीदारी हो। दूसरा, कानूनों की समानता, या कानून का सभी को समान रूप से संरक्षण प्राप्त हो, यानी ऐसा नहीं कि कोई कानून के नज़र में कोई भी अलग नहीं है, भेदभाव नहीं होगा, कानून सबके लिए समान ही होंगे। और तीसरी समानता में भी इन्होंने 3 बातें कही हैं। सार्वजनिक पदों पर भर्ती में समानता, यानी कोई अगर राजकीय पद है या कोई सार्वजनिक पद है तो उसमें योग्यता के आधार पर भर्ती होगा, अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर वो दूसरी जो विशेषता बताते हैं राजनीतिक विकास की, वो है क्षमता। क्षमता में भी इन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं। कह रहे हैं कि राज्य द्वारा आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता, यानी किसी राज्य में राजनीतिक विकास है कि नहीं, इसके लिए देखना पड़ेगा कि वह उसके पास आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता है कि नहीं, यानी जो भी किसी राज्य के विकास के लिए चाहे सीमा की सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक व्यवस्था की स्थापना करना हो, ये क्षमता उस राज्य के अंदर होनी चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक नीति को लागू करने की क्षमता, यानी उनके पास इतने आर्थिक संसाधन होने चाहिए, इतनी प्रशासनिक संसाधन होने चाहिए तथा इतनी उनकी पकड़ होनी चाहिए अपने देश में, लोगों में इतनी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि कोई अगर वो नीतियाँ लाएं तो उसको लागू कर सके, जनता उसका विरोध ना करे, लोग उसका विरोध ना करें और साथ ही उनके पास आर्थिक संसाधन भी हो। तीसरी वो विशेषता बताते हैं कि प्रशासन में विवेकपूर्ण तथा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का होना, यानी किसी राज्य में राजनीतिक विकास कब माना जाएगा कि वो राजनीतिक दृष्टि से विकसित है, वहाँ प्रशासन कैसा हो, रूढ़िवादिता पे नहीं, विवेकपूर्ण यानी तर्कों पे आधारित हो और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का पालन करता हो, यानी धार्मिक आधार पे कोई भेदभाव ना करता हो। अब विभेदीकरण क्या है? तीसरी विशेषता इन्होंने बताई थी राजनीतिक विकास की, विभेदीकरण। तो विभेदीकरण शब्द जो है कई बार विभेदीकरण की जगह विभिन्नीकरण, विशेषीकरण, विशिष्टीकरण का प्रयोग भी होता है। तो शब्दों को देखें तो विभेदीकरण, विशेषीकरण आप विशेष रूप से जानते हैं। विशेषीकरण उसको कहते हैं जब
किसी कार्य विशेष को जिसे सौंपा गया है वही उस कार्य को करे तो उसको कहते हैं कार्य विशेषीकरण। यानी कार्य को वो व्यक्ति करे जो उसके लिए निर्धारित किया गया है और जिसको उस कार्य में विशेषज्ञता और दक्षता प्राप्त है। तो इसी को विभेदीकरण, विभिन्नीकरण या विशिष्टीकरण कहते हैं। यहाँ मैंने व्याख्या की है कि समाज तथा राज्य के विभिन्न अंगों, पदों, विभागों का स्पष्ट होना तथा उनके कार्यों का निश्चित होना। यानी सरकार के अगर 3 अंग हैं तो उनका विभाग अलग अलग है, अच्छे से उनका विभाजन होना चाहिए कि व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और उनके कार्य भी निश्चित होने चाहिए कि किसको कौन सा कार्य दिया गया है। दूसरी जो विशेषता है विभेदीकरण में वो है राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता। यानी अब सरकार के या राज्य के विभागों का तो बंटवारा हो गया, उनके जो राजनीतिक कार्य हैं उनमें भी सुस्पष्टता होनी चाहिए कि कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। तीसरा है विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण जिससे व्यवस्था का विघटन ना हो। यानी कि सभी अलग अलग विभाग हैं, जैसे किसी भी आप संगठन में देखते हैं या किसी ऑफिस में सभी विभागों का अलग अलग प्रकृति का कार्य हो सकता है, लेकिन सबका एक कार्य मिला के उद्देश्य एक ही होता है, अतः सभी विभागों में समन्वय आवश्यक है। उसी प्रकार सरकार के जितने भी अंग हैं उनमें एकीकरण आवश्यक है जिससे राजनीतिक व्यवस्था का विघटन ना हो। ये ना हो कि व्यवस्थापिका समझे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, कार्यपालिका समझे कि मैं सर्वे सर्वा हूँ और न्यायपालिका समझे कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। फिर इसमें श्रेष्ठता की लड़ाई में क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था का विघटन हो सकता है। तो इस प्रकार लुसियन पाई ने 3 विशेषताएं मुख्य बताई हैं, समता, क्षमता और विभेदीकरण। और ये तीनों विशेषताएं जिस किसी भी राज्य या देश में पाई जाएंगी तो वहाँ माना जाएगा कि राजनीतिक विकास वहाँ पे हुआ है। राजनीतिक विकास की क्या समस्याएं होती हैं? तो राष्ट्र निर्माण की समस्या, यानी अगर कहीं पे राजनीतिक विकास करना है तो क्या चैलेंजेज या क्या प्रॉब्लम आती है। तो राष्ट्र निर्माण की समस्या, सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना होना चाहिए, एक राष्ट्र के निर्माण की जो है समस्या होती है। फिर होती है राजनीतिक व्यवस्था में क्षमता की वृद्धि की समस्या, यानी राजनीतिक व्यवस्था की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने जो है बाहरी सीमाओं की रक्षा करे, आंतरिक व्यवस्था की स्थापना जो है कर सके, शांति व्यवस्था स्थापित कर सके। समानता लाने की समस्या, यानी समाज में जो सोसाइटी है वहाँ समाज के वर्गों में ज़्यादा अमीरी गरीबी ऊंच नीच का खाई ना हो, समानता की समस्या भी होती है। कोई अगर पिछड़ा देश है वहाँ राजनीतिक विकास करना है तो सहभागिता संभव बनाने की समस्या। राजनीतिक विकास देखिए तभी माना जाएगा जब वहाँ की जो लोग हैं उनकी क्या हो, राजनीति में सहभागिता हो और वो जो है उनमें रुचि ले राजनीति में, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। तो वो ऐसा ना हो कि राजनीतिक रूप से उदासीन ना हो। वैधता की समस्या, राजनीतिक विकास के लिए वैधता बहुत जरूरी है। वैधता आपने पढ़ा था ये टॉपिक लेजिटिमेसी में कि एक सरकार जो है तभी तक अस्तित्व में बनी रह सकती है जब तक उसे वैधता प्राप्त है, यानी नागरिकों की स्वीकृति और सहमति प्राप्त है। तो राजनीतिक विकास के लिए वैधता क्या है, बहुत ही जरूरी है। यानी ये भी एक चैलेंज होता है अगर किसी को राजनीतिक विकास के मानदंडों पर खरा उतरना है तो। राजनीतिक विकास के साधन क्या हो सकते हैं, यानी यदि किसी को राजनीतिक विकास को अर्जित करना है तो क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो पहला साधन है कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। दूसरा है राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि किया जाए। तीसरा आधुनिक नौकरशाही हो। और चौथा है राजनीतिक दल, क्योंकि ये लोग भी राजनीतिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और पांचवा है क्रांतिकारी नेता, एक ऐसा नेता जो समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है परिवर्तन कर सके, लोगों की मांगों को समझ सके। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, राजनीतिक विकास के साधन के रूप में जानी जाती हैं। वहीं कुछ वर्गीकरण ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है। आमंड पावल ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं, वो है भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्तता और लौकिकीकरण। इसके अलावा आर्गेंस्की का जो है ये नेट जेआरएफ में कई बार पूछा है। तो आप मेनली आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं तो केवल लुसियन पाई का लिख सकते हैं। इनका पूछा है कि ये पूछता है कि क्रम से इसको बताइए। तो इन्होंने अपनी पुस्तक स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के 4 स्तर बताए हैं और 4 क्रम बताए हैं। तो पहला है आदिम एकीकरण, यानी कहीं भी पहले किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए पहले उसका एकीकरण होना चाहिए, फिर औद्योगिकरण होना चाहिए ताकि रोजगार मिले, इकोनॉमी मजबूत हो जिससे राष्ट्रीय लोक कल्याण के कार्य होंगे और इससे क्या होगी, समृद्धि या प्रचुरता आएगी। वहीं ये क्वेश्चन पूछता है हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के कितने चरण बताए हैं, तो 3 चरण बताए हैं। डिस्क्रिप्टिव में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसके लिए ये मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ। बाकी जो कंटेंट है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अभी के लिए इतना ही। और हाँ, अपने आंसर को प्रभावशाली बनाने के लिए लुशियन पाई का एक डेफिनेशन है, उसको भी आप ज़रूर लिखें। तो उनकी परिभाषा को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यहाँ पे मैंने इसको टाइप नहीं किया है। लुशियन पाई एक तरीके से कहते हैं कि जो राजनीतिक विकास है डॉट डॉट वो जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने को कहते हैं। यानी कहते हैं राजनीतिक विकास क्या है, पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाना और उसमें सामंजस्य बैठाना ही क्या है, राजनीतिक विकास है। डेफिनेशन याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।